हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरा नाम श्री कुमार है। और मैं जेएनयू से सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ में पीएचडी के थर्ड ईयर में हूँ। 2020 में मेरा एडमिशन हुआ था थ्रू एंट्रेंस और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू। अभी मैं फ़िलहाल जो मेरा रिसर्च एरिया इंटरेस्ट एरिया है वो है जेंडर एंड एजुकेशन, और उसमें मैं फिर इंटरसेक्शनल मैस्कुलिनिटीज़ इन गवर्नमेंट स्कूल्स को स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं पास ऑन करूँगा मेरी कलीग नम्रता को। इस चैनल पे जो भी स्कॉलर्स या फिर स्टूडेंट्स जो मास्टर्स कर रहे हैं या पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को वेलकम एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड आस्किंग अस सीकिंग द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम नम्रता है और मैं जेंडर स्टडीज़ या विमेन स्टडीज़, यहाँ पर हमारे सेंटर का नाम विमेन स्टडीज़ है, तो आई एम डूइंग माई पीएचडी फ्रॉम सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज़ जेएनयू, और ये मेरा थर्ड ईयर है। मेरा बैच 2021 है। आई गॉट थ्रू JRF, और दो तरीके से एडमिशन्स होते हैं, तो हमारे डिस्कशन में वो भी आएगा कि थ्रू JRF होता है और थ्रू एंट्रेंस भी होता है। बट ज़्यादा फोकस इस पूरे वीडियो का होगा कि इंटरव्यू की क्या डिमांड है, आपके रिसर्च प्रपोज़ल में आपको किस तरीके से अपना तैयारी करनी है और क्या एलिमेंट्स है जिनको ध्यान में रखते हुए अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाना है, और इंटरव्यू के दौरान आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आप क्योंकि इंटरव्यू का समय जो होता है वो लिमिटेड समय होता है, तो उस समय में आप अपने रिसर्च प्रपोजल को अच्छी तरह से बता पाएँ, समझा पाएँ और उनके हमारे सेंटर के डिमांड के हिसाब से उन्हें आंसर भी कर पाएँ। तो अभी हमारे डिस्कशन में हम लोग उन्हीं सब बातों पे उन्हीं सब क्वेश्चंस पे बातचीत करेंगे। और हाँ, मेरा जो इंटरेस्ट एरिया है या मेरा पीएचडी जो वर्क है, इट इज़ अराउंड ऑब्वियसली जेंडर, दैट इज़ वुमेन, लेबर एंड डिनोटिफाइड ट्राइब्स। तो अभी मैं श्री से शुरू करती हूँ पूछना। ही इज़ 1 ईयर सीनियर टू मी, कि उन्होंने थ्रू एंट्रेंस जब ये क्वालिफाई किया और यहाँ पर वो आए, तो एंट्रेंस का पार्ट आप और जगह से भी पता कर सकते हैं कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन थ्रू एंट्रेंस जब इंटरव्यू होता है तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और उन्होंने किस तरीके से तैयारी करी थी और क्या प्रपोज़ल बनाया था, कैसे उसका प्रपोज़ल का प्रेजेंटेशन दिया था। आई थिंक जो रिसर्च और पीएचडी की जो जर्नी है वो पीएचडी से पहले शुरू होती है। तो हम जब पढ़ते हैं, एंट्रेंस के लिए जब तैयारी भी कर रहे थे, और मेरा मास्टर्स जो है वो ह्यूमन राइट्स में, और उसके बाद मैंने एमफिल भी जेंडर स्टडीज़ में किया है। तो मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप होता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जिस सब्जेक्ट में आप पीएचडी करना चाहते हैं वो आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको 4 साल 5 साल आपको बहुत टाइम देना और बहुत डेप्थ में जाना है। तो वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट नैरो डाउन करना, और वो बहुत ब्रॉड हो सकता है, जैसे मेरा एजुकेशन और जेंडर था, तो दीज आर वेरी ब्रॉड कैटेगरीज, वेरी ब्रॉड सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। लेकिन उसके बाद जब मैंने अपना प्रपोजल बनाना शुरू किया तो मैंने भी रीच आउट किया उन लोगों को जो ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं। उसके थ्रू हमने देखा कि प्रपोजल बनाने का एक फॉर्मेट होता है। तो मेरे एक फ्रेंड ने पहले तो मुझे फॉर्मेट शेयर किया कि अच्छा क्या क्या किस फॉर्मेट में आपको प्रपोजल चाहिए, कि उसमें एक टाइटल होता है, फिर उसमें आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, आपको उसमें आपके रिसर्च प्रॉब्लम आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ठीक है, आपकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, और उसमें फिर नीचे फिर आपको रेफरेंसेस देने होते हैं। तो इस तरह के स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें आपको मीट करना है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक प्रॉब्लम तक पहुंच जाएं कि किस एरिया में आपको रिसर्च करनी, क्योंकि जिस चीज़ पे पहले रिसर्च हो रखी है उस पे आप रिपीट नहीं कर सकते हो। तो वो जो प्रोसेस है नैरोइंग डाउन करना, अपने लिटरेचर जिसको बोलते हैं कि हम लिटरेचर गैप को आइडेंटिफाई करना, वो एक टेक्निकल प्रोसेस है। उसमें आपको हेल्प लेनी चाहिए। कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ रीडिंग मटेरियल हैं जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा कि ये फ़नल की तरह एक ब्रॉड पहले स्टडी करेंगे। जैसे मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी का कि मैं इग्नू का मटेरियल जेंडर स्टडीज़ का मैंने पढ़ना शुरू किया, जिनका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, उसमें रेफरेंसेस दे रखे होते हैं। तो आप उनको पढ़ोगे, फिर रेफरेंसेस को एक लीड की तरह फॉलो करोगे, और उसके बाद जब आप वो टॉपिक्स पढ़ लेते हो तो आप
आपको लगने लगता है कि काफ़ी सारा रिपीट हो रहा है, और उसमें फिर आपको लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको आइडेंटिफाई कर पाते हो कि एक लिटरेचर जो रिसर्च का गैप है वो कौन सा है। तो मेरा इंटरव्यू इसी तरह से था, जब पैनलिस्ट के सामने हम जाते हैं तो आपका प्रपोजल सबसे पहले पढ़ा जाता है और उस प्रपोजल से ही रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल इस तरह से शुरू होते हैं, इंट्रोडक्शन, आपका बैकग्राउंड क्या रहा है और आपने ये टॉपिक क्यों चुना है। तो उस टॉपिक चुनने के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ों पे मैं रिसर्च नहीं कर सकता, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल बेल्ट पे रिसर्च करना चाहता हूँ। मतलब आपका एक अपना पर्सनल ड्रिवन रीज़न मुझे लगता है, जो कि जेंडर स्टडीज़ में बहुत वैल्यू करता है, जो कि बाकी सब्जेक्ट से अलग भी है, कि आपका एक पर्सनल स्टोरी, एक पर्सनल ड्राइव होना चाहिए उस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए। फिर इंटरव्यू में उन्होंने यही सवाल पूछे कि अच्छा आपका ये रीज़न है, ये आपका टॉपिक है, तो इस टॉपिक पे आपको मेनली जिन थिंकर्स ने पहले काम किया है वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, जिन भी स्कॉलर्स ने उस टॉपिक पे काम किया है। बिकॉज जो भी आप काम करेंगे वो आउट ऑफ न्यू ने कुछ नहीं होगा, वो बेसिकली उस प्रॉपर स्कॉलर्स के जो पहले काम हो रखे हैं उन काम के बीच में आपको गैप आइडेंटिफाई करना है। तो आपको उन स्कॉलर्स के नाम, उनके काम से आपको उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो आप शेयर कर सकते हैं। फिर आप आपके ऑब्जेक्टिव्स कि मैं अपने रिसर्च में ये मुझे फाइंड करना है और किस तरीके से फाइंड करना है, वो मेथोडोलॉजी का पार्ट है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो उस लेवल पे, क्योंकि ये ड्यूरिंग द कोर्स वर्क बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, बट रिसर्च करते कैसे हैं उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसके बाद मैं अपनी बात अभी यहाँ पे रेस्ट करता हूँ, देन आई विल पास इट ऑन टू नम्रता नाउ। यू वांट टू ऐड समथिंग? वैसे तो श्री ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, बिकॉज़ आई बिलोंग टू सोशल वर्क फील्ड। मेरा मास्टर सोशल वर्क में हुआ, उसके बाद मैंने एमफिल भी सोशल वर्क में किया। नाउ दैट वी डोंट हैव अ प्रिविलेज ऑफ एमफिल डिग्री, वेरी मैनी स्टूडेंट्स फील लॉस्ट समवेयर इन द मास्टर्स वाइल फाइंडिंग कि उनको क्या रिसर्च प्रपोजल, क्या टॉपिक लेना चाहिए। शुरू तो प्रॉब्लम होती है, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु कम टू मी एंड आस्क के मुझे टॉपिक क्या लेना चाहिए। तो मैं पहला जो इम्पॉर्टेंट टिप देना चाहूँगी कि टॉपिक कोई आपको नहीं बता सकता है, तो टॉपिक आप किसी के पास, आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट, 3 चीज़ें होती हैं देखिए। एक होता है एरिया ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा होता है कि आपने पढ़ाई के दौरान, मास्टर्स के दौरान जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए, इवन इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मैनी टाइम्स आवर इंटरेस्ट ऑल्सो चेंजेस विद टाइम, विद रीडिंग्स। तो आप भले बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो, लेकिन एक ब्रॉड एरिया आपको पता होना चाहिए कि करना है आपको, इसके इर्द गिर्द कुछ काम करना है, वो आइडेंटिफाई करना आपकी जिम्मेदारी है। टॉपिक तक यू विल अराइव, इट इज़ अ प्रोसेस। तो जैसे मैं अपना अगर शेयर करूँ तो इन सोशल वर्क, थ्रू आउट सोशल वर्क एकदम से ऐसा जंप नहीं आया कि मैं जेंडर स्टडीज़ में जाना चाहती हूँ, बट थ्रू आउट सोशल वर्क जेंडर वॉज द की वेयर आई वॉन्टेड टू वर्क फॉर। एंड मेरा स्पेशलाइजेशन भी उस तरफ हुआ था, तो क्योंकि मेरा रुझान उधर है तो मैं रीडिंग्स भी कर रही थी। तो बेसिक वहीं से बनता है कि ड्यूरिंग मास्टर्स आपने क्या पढ़ा, क्या आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा और आपको लगा कि इसमें मैं जितना भी पढ़ूँ मुझे कम लगता है, या फिर और जानने की ज़रूरत महसूस होती है, या मुझे लगता है कि यार हो सकता है किसी ने काम कर रखा हो, इस दृष्टि से देखा हो, इस तरीके से देखा हो, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखा ऐसा किसी को लिखते हुए या पढ़ते हुए, इस बारे में बात करते हुए। जैसे हो सकता मेरा काम जो है वो जेंडर एंड लेबर पे है, बहुत लोगों ने लेबर पे काम कर रखा है, लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी डिनोटिफाइड ट्राइब्स, उसमें किसने किया है, तो वो काम होता है एक रिसर्चर का। तो श्री ने एक बात बोली कि जो ऑलरेडी हो चुका आपको उसे रिपीट नहीं करना है। मैं थोड़ा सा उससे डिफ़र करूँगी कि बहुत बार एज अ स्कॉलर आप रिपीट करते हो, टॉपिक्स को रिपीट नहीं करते हो, एरिया को रिपीट करते हो, बिकॉज इंटरेस्ट एरिया पे अलग अलग इंटरेस्ट एरिया पे सेम इंटरेस्ट एरिया पे अलग अलग लोग काम करते हैं, लेकिन उनका नज़रिया अलग होता है, क्योंकि आप अलग अलग जगह से आ रहे हो, आपकी पोजीशनिंग अलग अलग है, आपकी समझ अलग अलग है, और उसी विषय पे अलग अलग सेंटर्स में भी काम होते हैं। जैसे कोई सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में भी विमेन स्टडीज़, विमेन को सेंटर रख के या जेंडर को सेंटर रख के रिसर्च कर सकता है। लेकिन विमेन स्टडीज़ क्या यूनिक देता है आपको कि इट इज़ मोर ऑफ एन इंटरसेक्शनल नहीं, इट इज़ मोर इंटरडिसिप्लिनरी इन दैट सेंस कि यहाँ पर हर डिसिप्लिन का इंसान आके अलग अलग डिसिप्लिन के लोगों के साथ बैठ के उसे फेमिनिस्ट किस तरह से देखती हैं, या विमेन स्टडीज़ के, विमेन मूवमेंट्स के लोग किस तरह से देखते हैं, वो सीखकर फिर उसमें अपना एक नज़रिया जोड़ता है। तो एज अ रिसर्चर हो सकता है कि आप जो नज़रिया जोड़ना चाहते हो वो कहीं मिसिंग है, पर आप पता कैसे करोगे कि मिसिंग है, वो मेजर पार्ट आपको करना होता है रिसर्च प्रपोजल में। और रिसर्च प्रपोजल में ऑब्वियसली वो रिसर्च लिटरेचर रिव्यू के दौरान आपको पता चलेगा। और रहा सवाल इंटरव्यू का, तो उसमें 3 चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती हैं।
जो एज ए वुमेन स्टडी स्कॉलर मैं खुद भी अगर किसी को जज कर रही होंगी कि वो क्या कर रहा है या फिर उससे क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि व्हाट ड्राइव्स यू, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस रिसर्च। आप हो सकता है बहुत फिनोमिनल टॉपिक पे बात कर रहे हो, आपका रिसर्च एरिया बहुत यूनिक हो, लेकिन इफ़ देर इज़ नो स्ट्रॉन्ग वाई, देर इज़ एब्सेंस ऑफ ड्राइव, तो आई विल बी स्केप्टिकल अबाउट द स्कॉलर कि यार ये काम किस वजह से करना चाहता है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है या जो ये एरिया है बहुत मार्जिनलाइज्ड है ऑलरेडी अभी भी, और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत पॉलिटिकल भी है ओपनली। तो जब हम ड्राइव के बिना किसी स्कॉलर को देखते हैं या फिर उसका इंटरेस्ट एरिया, उसकी जो स्टोरी की बात करी श्री ने, वो कहीं मिसिंग लगती है, तो एक स्केप्टिसिज्म आता है, एक क्वेश्चन आता है कि are you here for a research या फिर there is some other purpose that you want to serve, which is like a disservice to this field, because हम लोगों की सीट बहुत कम होती है। जैसे जब श्री का एडमिशन हुआ था there were only 2 seats, when I got admission there was only 1 seat। होपफुली हम फ्यूचर में JNU में मास्टर्स की क्लासेस होंगी, कोर्स शुरू होने वाला है, तो शायद PhD की सीट्स भी बढ़े क्योंकि MPhil ख़त्म हो गया है, बट राइट नाउ सिचुएशन इज़ सच कि यहाँ पे बहुत स्कार्सिटी है सीट्स की। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आप ऑनेस्ट हैं, आपको आपका वाई क्लियर है कि क्यों करना चाहते हैं और इंटरेस्ट ड्रिवन है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपके पास है कि हाँ मैं अगर ये टॉपिक लेता हूँ तो आई कैन बी ऑनेस्ट विद द टॉपिक एंड आई विल डू द बेस्ट आई कैन, तो मुझे लगता है वही आपका इंटरव्यू में आपको हाफ वे पहुंचा देता है। बाकी आपका रिसर्च प्रपोजल और आपके रेफरेंसेस क्या हैं, आपकी स्किल्स कितनी अच्छी है, वो सब फिर बाद की बात होती है। तो पहले आपको उस वाई पे काम करना चाहिए, जो कि मैंने तो किया था। जैसे मेरे टॉपिक तक अराइव करने के लिए मैंने क्या किया था श्री, कि ड्यूरिंग मास्टर्स मैंने पहले सोचा कि मैं MPhil करूँगी। आफ्टर मास्टर्स एक्चुअली वर्किंग फॉर ईयर एंड हाफ, मैंने सोचा कि मैं पहले जाके फील्ड पे देख लेती हूँ कि उस फील्ड से मैं वाकिफ़ भी हूँ कि नहीं हूँ। क्या पता मैं फील्ड पे गई और मेरा इंटरेस्ट ही बदल गया, मुझे लगा यार इट्स टू डिफ़िकल्ट या फिर इट्स टू टायरिंग, मैं नहीं कर पाऊँगी। बिकॉज उस टाइम में लगता था 5 साल कमिटमेंट PhD को देना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि जब आप PhD में आते हो तो यू जियो पैराडाइज योर प्रोफेशनल करियर, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो ल्यूक्रेटिव चीज़ें होती हैं वो छोड़नी पड़ती हैं, भले आपके पास JRF हो। और हो सकता है PhD के बाद आपके पास बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि उस तरह की जॉब ना हो जो शायद अगर आप जॉब मार्केट में होते तो आपको मिल जाती। यहाँ इसीलिए यहाँ पर ड्राइविंग वाला फैक्टर ज़्यादा आता है कि वाई दिस सब्जेक्ट ड्राइव्स यू। और इसीलिए जब मैं श्री के उस पॉइंट को भी थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगी कि क्यों उन्होंने बोला कि मैं नॉर्थ ईस्ट पे ट्राइबल बेल्ट में जाके काम नहीं कर सकता, और नहीं कर सकते वो, पर किस नज़रिए से कर सकते, क्या वो ड्राइव करेगा उन्हें, क्या वो इंटरेस्ट जस्टिफाई कर पाएंगे वहाँ पे जाके। क्योंकि जैसे 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वुमेन स्टडीज़ में। आप सोशल पोजीशनिंग आपकी, आप जब बात कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो रीज़न आ रहा है, तो उनके पास रीज़न ही नहीं है, वो पले बड़े ऐसी जगह पर हैं, उस एरिया से नहीं आते हैं, उसके बारे में उनके पास नॉलेज नहीं है, और शायद उनके पूरे करियर में कहीं ना कहीं उस चीज़ का टच ही नहीं है, तब वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन शायद वो कर रहे होते, अगर उनका मास्टर्स होता नॉर्थ ईस्टर्न स्टडीज़ में, तो ले सकते थे वो नॉर्थ ईस्ट ट्राइब्स का भी कोई क्वेश्चन उठा सकते थे, वहाँ की मैस्कुलिनिटी का कोई क्वेश्चन उठा सकते थे। आपको ऐड करना है कुछ? हाँ, अभी अपने इस सेशन को हम लोग क्लोज़ करते हैं। नम्रता ने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, और यही चीज़ मैं समराइज़ करूँगा कि फेमिनिस्ट रिसर्च मेथोलॉजी अपने आप में पॉलिटिकल होती है, ये अपने आप में ट्रांसफॉर्मेटिव होती है, और इसका एकेडमिक रिगर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। तो कोई भी अगर ऐसी रिसर्च करना चाहते हैं जो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी होने के साथ साथ ट्रांसफॉर्मेटिव हो, तो ये बहुत ही अच्छा एरिया आपको अप्लाई करना चाहिए। एक मिथ ये है कि पता नहीं कम सेंटर्स होते हैं, कम सीट्स होती हैं, बट हमें लगता है कि वी आर एग्जाम्पल्स। तो अगर एक भी सीट है तो आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए, आपको अप्लाई करना चाहिए। उनका 1 सीट पे हुआ है, मेरा 2 सीट में से 1 को हुआ, तो बहुत ही फेयर प्रोसेस है। मैं ये तो बोल सकते हैं कि बहुत ही फेयर प्रोसेस, आपको इक्वल चांस दिया जाएगा। लैंग्वेज कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है, तो आप किसी भी भाषा में आप खुल के बात कर सकते हैं। आपका बस स्टोरी, आपके जो पैशन है वो इसमें दिखना चाहिए, आपके रिसर्च में आप पैशनेट हो। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल आवर व्यूअर्स। थैंक you. And thanks to Vikas. Thanks to Vikas also, yes, for inviting us. And by the way, the center that the background is from our center only. We are recording it already in the center, so people who want to join our center, this is the glimpse. और यहाँ पर अगर आप आते हैं कभी JNU तो हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। बाय बाय। Thank you. Take care. Bye.